हेलो एवरीवन, सभी को हैप्पी होली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हमारी जो क्लास होगी वो होली वाली क्लास होगी। और हम आज अगर होली में क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप पूरा बिल्कुल वीडियो देखें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन यानी कि एलपीएन टेक्नीशियन परीक्षा 2018 जो कब हुई थी, वो हुई थी 9 अगस्त 2018। शिफ्ट 1 का पेपर हम देखने जा रहे हैं। कैसा पेपर हमारा आया था, हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। मतलब सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे, पूरा पेपर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जो है 25 क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप पूरा पेपर लगा लेंगे, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे देख पाएंगे, आप अपनी तैयारी भी जज कर पाएंगे कि हमसे कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। मैं आपको टाइम देता रहूँगा, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। देखिए आप जो है आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपकी मतलब यहाँ पे एक तरीके से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग कल अपनी क्लास में करा चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से मैं समझा देता हूँ। जो कल हमने साइंस के 25 क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो लेकर के आए थे, 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास थी वो हम लेकर के आए थे कल। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। रेलवे प्लेलिस्ट में सारी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो रेलवे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा प्रिंट सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा अभी इसकी क्वालिटी सही कर देंगे, ठीक है। ये यही क्वेश्चन है साहब, बाकी तो लगभग सही है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा आएगा? तो देखो क्वेश्चन अब क्या है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, वे डेस समूह से संबंधित है, मतलब किस समूह से संबंधित है, ठीक है। तो किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन है आपके लिए फेनोरोगेम्स, या फिर हमारा थैलोफाइटा, या फिर हमारा टेरिडोफाइटा, या फिर ब्रायोफाइटा। ऑप्शन हमने कल ही बता दिया था, इसका थैलोफाइटा है। तो थैलोफाइटा में मतलब पौधों का वो समूह होता है जिसमें क्या है, पौधे के विभिन्न भाग नहीं, मतलब सिंपल से पौधे आते हैं, जिसे शैवाल वगैरह हो जाते हैं इस ग्रुप में। थैलोफाइटा में शैवाल है आपके, जीवाणु है आपके, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जंतु वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या है, अगला पहला वाला जो था फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स में क्या, वो पौधे आते हैं जिनके फल में बीज होते हैं, उनके फल में बीज होते हैं। तो याद रख लेना कि ऐसे पौधे जिनके फलों में बीज पाए जाते हैं वो फेनरोगेम्स ग्रुप के अंदर आते हैं, मतलब उसमें आएंगे, ठीक है। और टेरिडोफाइटा जो होते हैं, टेरिडोफाइटा वो ऐसे होते हैं जिनके फलों में बीज नहीं होते, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रख लें, लिख लें अपना कि टेरिडोफाइटा वो उस समूह के पौधे होते हैं जिनके फलों में बीज नहीं होते, जैसे केला वगैरह है, उसमें होता है क्या बीज केला में, आप देख लेना। और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा हमारे वो पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, जड़ नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि पानी वगैरह जो है कहाँ से लेते हैं, तो कहीं कहीं एयर वगैरह से, अपनी सरफेस की हेल्प से, अपनी सतह की हेल्प से, हवा से पानी को ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में ऐसे हमारे पौधे आते हैं। कुछ हमारी बेल वगैरह होती हैं तो वो ब्रायोफाइटा में आ जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? हमने आपसे कल कमेंट करने को बोला था कि इस क्वेश्चन का जो जितने भी ऑप्शन है इनके बारे में हमें कमेंट में बताना, लेकिन आपने किसी ने नहीं बताया, तो बताया करें, थोड़ा मेहनत किया करें आप भी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम जूम करते हैं यार, थोड़ा सा जूम कर लो, अच्छा रहेगा नहीं? तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा इधर कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डेस का आवधिक स्वभाव माना जाता है। किसका आवधिक स्वभाव माना जाता है? परमाणु संख्या का, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर का, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास का, या फिर परमाणु आकार का। कर चुके हैं हम लोग ना कल इसका। तो किसका है? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। इसको हमने बड़े अच्छे समझाया है कि जो हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उन्होंने तत्वों को क्या रखा था कि द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा था। बी वाला में द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, जिसका जो है कम द्रव्यमान है
उसको पहले, जिसका ज़्यादा है उसको बाद में। लेकिन इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा था कि जो हमारे एक जैसे तत्व हैं उनको जो है एक साथ रखा जाए। लेकिन कुछ विसंगतियां रहीं इनकी टेबल में। भाई प्रयास बहुत किया, बहुत सफलता भी मिली, लेकिन कुछ विसंगतियां रहीं, तो फिर जो है बाद में और सुधार हुए। फिर हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बन गई। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है कि जो तत्व होते हैं, आधुनिक एक आवर्त नियम है और एक मेंडलीव का आवर्त नियम है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम यही कहता है कि जो तत्वों के तत्वों के गुण होते हैं वो उनके द्रव्यमान संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। और दूसरा जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है उसमें ये क्या गया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो द्रव्यमान संख्या के ना होकर के परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, आधुनिक वाली एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और जो हमारी मेंडलीव वाली है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है। ठीक है, हम समझाए भी थे कल, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग कल कर चुके थे कि जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला मतलब सीरीज में जुड़े हैं, तो करंट का मान देखो। अब ये सब श्रृंखला में जुड़े हैं, हम लोग कल समझाए थे, एक रेजिस्टेंस, फिर इसी में दूसरा रेजिस्टेंस, फिर इसी में तीसरा रेजिस्टेंस। तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये लाइन से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें जब बैटरी लगाई जाएगी तो इसमें जो करंट जाएगी वो सब में एक समान करंट जाएगी। ठीक है, तो सब में जो करंट का मान है वो समान रहेगा। यानी ऑप्शन जो है आपका इसका डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है इसमें। देखो क्या लिखा है कि एक जैसा रहता है, एक ही रहता है। ठीक, तो यही ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। थोड़ा छोटा करूं क्या, थोड़ा ये पीडीएफ ही ऐसा है, अच्छा नहीं दिख रहा इसमें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ पे एक हमको स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसको आंसर देने के लिए यहाँ पर कई सारे जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन कौन से सही है, क्या लिखा था देखो, पढ़ लेते हैं हम लोग। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, ये प्रश्न है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। अब हमारे लिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं, वाक्य लिखा हुआ है। नंबर 1 वाक्य क्या है कि राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। ठीक, उसने भारत के सारे प्रांतों को, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व, पश्चिम, हर तरफ उसने घूम लिया है। ठीक है, दर्शन किया है। और दूसरा वाला जो वाक्य उसमें लिखा कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। और क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो क्या दोनों ऑप्शन उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या सिर्फ एक ही। देखो भाई, पहला जो ऑप्शन है कि उसने पूरा सारे भारत के हर दिशाओं के प्रांतों को घूम लिया है, तो इसका मतलब है कि उसे पसंद है ना। दूसरा वाला है राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। अरे यार, सारी तरफ उसके दोस्त थोड़ी रहते होंगे, तो दूसरा वाला नहीं बल्कि पहला वाला ही ठीक है। पहले वाले से ही पता लग रहा है कि राजू को यात्रा करना पसंद है, तभी तो उसने सब कुछ घूम लिया। ठीक है, पूरी इंडिया घूम ली है। तो इसमें एक वाक्य जो पहला वाला पर्याप्त है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है परंतु 2 पर्याप्त नहीं है, डी वाला सही है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 1 केवल पर्याप्त है परंतु वाक्य 2 पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा प्यारा सा है। देखिए क्या लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले से संबंधित है। देखो यहाँ पर कोई चित्र आएगा तो वो कौन सा आएगा। जैसे ये संबंध दिया गया कि दूसरे का पहले से जैसा संबंध है वैसे इसका इससे संबंध है, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। देखो जी, हाथ है, हाथ में ये क्या है, रिंग दी है, अंगूठी है। ये ध्यान से देख लेना इसको, क्या है ये, अंगूठी है। तो हाथ में अंगूठी पहनी जाती है। और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है आपका, ये मुकुट है। तो मुकुट किस में पहना जाएगा, सिर में पहना जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो है कि नहीं, सही है। बात समझ में आ गई है। और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें। हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, अब इसको इधर हटा दो। हाँ, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? हम लोग कल बता चुके हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक जो मास होता है, मैं मास लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो लोग शामिल होते हैं। ठीक, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या अगर चाहिए है, न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए है, न्यूट्रॉन चाहिए है, तो प्रोटॉनों को इधर भगा दो इस साइड में से, तो मास नंबर में से प्रोटॉन निकाल दो, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अपने आप निकल आएगी। बात समझ में आ रही है? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पता लगेगी? ये द्रव्यमान वाली जो संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या जो होती है, एटॉमिक मास जिसे कहते हैं, इसमें से शामिल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों को मार मार भगा दो तो कौन बचेंगे? न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन की इक्वल टू में क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 है, बड़ा ही अच्छा है, टाइप करने में दिक्कत हो जाती है, वही गलती है उसमें। ठीक है, और कोई नहीं। हाँ, 7वां क्वेश्चन है कि किसी दर्पण को नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? क्षैतिज। तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करें। मतलब कि ये जो हेल्दी लिखा हुआ है, हेल्दी थोड़ा छोटा करेंगे इसको, जो हेल्दी लिखा है, अरे भाई अब तो होगा नहीं, हेल्दी, इसके नीचे ऐसे दर्पण लगा दिया गया। ठीक है, जब नीचे दर्पण लगाया है तो क्या होगा, एच ऐसे पलट नीचे गिरेगा आकर के, ऊपर से नीचे को गिरेगा ऐसे, ई भी ऐसे गिरेगी आकर के, ऐसा हो जाएगा, ए ऐसे गिरेगा आकर के नीचे को, और एल जो है वो भी ऐसे नीचे को गिरेगा आकर के। ठीक है, टी भी ऐसे नीचे गिरेगा आकर के, जो एच है वो भी ऐसे गिरेगा आकर के, एच ऐसे गिरेगा आके नीचे, ठीक गिर रहा है, ई भी ऐसे गिरेगा आके, ठीक है, ए भी ऐसे गिरेगा आकर के, एल ऐसे गिरेगा आकर के, टी ऐसे गिरेगा आकर के, एच ऐसे गिरेगा आकर के, और बाई जब गिरेगी तो जो नोक ऊपर पहुंच जाएगी, नोक ऊपर पहुंच जाएगी, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब अच्छे से देख लो, मैं इसको हटा दूँ, अब समझ लो अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा, दिख जाएगा अब आपको। मैंने बताया ना, एच ऐसे नीचे गिरेगा आकर, ई ऐसे नीचे गिरेगा आकर के, एल ऐसे गिरेगा आकर नीचे, नीचे पलट दो, टी ऐसे गिरेगा, एच ऐसे गिरेगा, बाई ऐसे गिरेगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, हम इसको जो है बोर्ड पे समझा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि नीचे दिए गए अनुमानों में से कौन सा या कौन से कथन अंतर्निहित है। जो अनुमान दिया गया है, नहीं, क्या लिखा है कि नीचे दिए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन में निहित है। तो पहले कथन दिया गया है, तो कथन में कौन कौन से अनुमान निहित है? 2 अनुमान दिए गए हैं, तो क्या दोनों निहित है या सिर्फ एक निहित है? ठीक है, तो वो हमें पता लगाना। कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। ठीक है, कार्यशाला यानी जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनमें भाग लेना चाहिए। तो अनुमान क्या कहता है? ये तो बात हो गई कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। भाई कार्यशाला है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अच्छी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अनुमान क्या बताया जा रहा है? देखो, अनुमान कह रहा है नंबर 1 कि कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाता है। ठीक, सामयिक बनाता है। और दूसरा है कि कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं। भैया कार्यशाला में जब वहाँ प्रैक्टिकल काम होंगे तो वहाँ पे क्या है, अध्यापकों का ज्ञान है, जाहिर सी बात बढ़ेगा। ठीक है, और कार्यशाला समय बर्बाद करती हैं, टाइम लगता है लेकिन ज्ञान तो वहाँ बढ़ता है, समय बर्बाद थोड़ी ना होता है, वो समय और अच्छा होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमान 1 सही है, अनुमान 2 बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए कौन सा केवल अनुमान 1 निहित है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन हमें सही हो जाएगा कि केवल अनुमान 1 निहित है कथन में। ठीक है, भाग लेना चाहिए, और भाग लेना चाहिए है ना, तो भाग जब ही तो बताया गया कि भाग लेना चाहिए जब कहीं उसका फायदा है, इसलिए थोड़ी ना बताया गया कि समय बर्बाद करती हैं। भाई समय बर्बाद करती तो क्यों भाग लेना चाहिए,
है ना, तो वो बिल्कुल गलत है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दुविधा ही नहीं है ना, कोई डाउट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th वाला, जिसमें क्या लिखा है, 9th में क्या लिखा है, किसी कक्षा में छात्र 9 छात्र और कुछ छात्राएं, 9 तो छात्र हो गए यानी हमारे लड़के हो गए बॉयज़, और कुछ छात्राएं, कुछ गर्ल्स भी हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, जो छात्रों मतलब लड़कों ने जो अंक प्राप्त किए उसका एवरेज 12 है, 12 है, ठीक है, और छात्र 9 थे और उनका औसत कितना, औसत प्राप्तांक कितना है, 12 है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर और आगे करें कि और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, और जो छात्राएं उनके प्राप्तांकों का औसत कितना है, 14 है, ठीक है। छात्रों का नंबर नहीं पता, लेकिन उनके औसत अंक जो उन्होंने प्राप्त किए वो 14 हैं। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत, सभी छात्रों का मतलब इकट्ठा अगर औसत देखें वो है 13.1, 13.1, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब कुल कितने वहाँ पर छात्र हैं, ठीक है, कक्षा में हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो 9 छात्र हमारे हैं इनका औसत 12 है, तो 9 और 12 की अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर लें, तो 12 निमा 108 होता है। 108 अंक प्राप्त किए होंगे सिर्फ छात्रों ने, मतलब कि लड़कों ने, ठीक है, लड़कों ने। और लड़कियां कितनी हैं, तो वो छात्राओं लिखा है वो पता नहीं, तो x मान लें, कितनी मान लें, x, और इनका औसत है 14, तो 14 और x की गुणा कर दें, तो जो लड़कियों ने अंक प्राप्त किए, छात्राओं ने जो अंक प्राप्त किए वो 14x हो जाएंगे, ठीक। तो पूरी कक्षा के कितने अंक हो जाएंगे, ओरली देख लो, 108 तो ये लड़कों वाले थे 108 अंक, और लड़कियों वाले 14x है, यानी कि 108 + 14x, ये पूरी कक्षा के अंक हो गए, ये पूरी कक्षा के अंक हो गए कि नहीं हो गए, मैं लिख के भी दिखा दूंगा, लेकिन ओरली समझो यार। और ये सारी कक्षा में जितने लोग हैं उनका औसत है, तो पूरी कक्षा के छात्रों से अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इस वाले औसत में जितने छात्र हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें, छात्र मतलब जितने लोग, जितने स्टूडेंट हैं या लड़की लड़का दोनों मिला करके, उनकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो भी पूरी कक्षा के अंक आ जाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, 9 लड़के हैं, छात्र हैं, और छात्राएं कितनी, x, तो 9 + x से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो पूरी कक्षा के अंक आ जाएंगे। तो वो वाले पूरी कक्षा के अंक, ये वाले पूरी कक्षा के अंक बराबर होंगे, बराबर कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। x हम मान लें कि वो हमारी छात्राओं की संख्या है, ठीक है, तो छात्राओं की संख्या पता लग जाएगी, छात्रों की संख्या 9 है, तो पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे हमने बोला, क्या क्या बोला, हम इसको कैमरा पर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अरे वीडियो रुके रह गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ से देखिए कि टोटल जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं बॉयज़ हैं वो 9 हैं, लड़कियों की संख्या गर्ल्स की 1 मान ली, लड़कों का एवरेज 12 है, लड़कियों का जो एवरेज है वो 14 है, ठीक है। तो टोटल अगर पूरी कक्षा के मार्क पता करें तो देखो लड़कों को कितना हो जाएगा, लड़कों का एवरेज ये है और ये लड़कों की संख्या, ये लड़कों के मार्क हो गए टोटल, प्लस यहाँ पर हमने लगाया ये लड़कियों का एवरेज और लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का पूरा हमने कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई 108 और इनकी मल्टीप्लाई 14x, तो ये पूरी कक्षा के अंक आ गए। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर एंड लिख सकते थे कि टोटल मार्क हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल छात्र और टोटल छात्र का औसत, टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 9 + x, 9 लड़के, x लड़कियां हो गई, और इनका एवरेज इतना है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, टोटल अंक आ गए। तो जे वाले टोटल अंक, जे वाले टोटल अंक बराबर आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने जे वाले अंक 108 + 14x ये लिख लिया, और फिर हमने जे वाले अंक लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 9 की इसमें 13.1 हम करेंगे तो 117.9 आ जाएगा। फिर 9 x की इसमें करेंगे, भाई पहले 9 की इसमें कर दो, फिर इसकी इसमें कर दो, या 13.1 की पहले इसमें कर दो, फिर 13.1 की x में कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब x को एक साइड में लिखो, इधर 14x था और 13.1 वो हम लोग उधर से ले आए, ठीक है। इधर 117.9 था और 108 इधर चला गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
माइनस करने पे ये 9.9 आ जाएगा और ये 0.9 आ जाएगा। आप माइनस कर लो, एक्स की वैल्यू चाहिए 0.9 को उधर भेज दो, 9.9 अपान में 0.9, तो पॉइंट इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट, इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट हट गया। 99/9, 9 का भाग लगा दो 11 आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या 11 आ गई, लेकिन टोटल छात्र कितने होंगे, कुल स्टूडेंट कितने होंगे, तो 9 लड़के थे और लड़कियां 11, तो 20 टोटल हो गए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं 20 कौन सा है ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, 20 इसमें दिया गया, ठीक है, 20 दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलेंगे। 10 वाला जो क्वेश्चन है, जो हम लोग जो है अपनी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे उसमें कर चुके हैं। इसमें क्या पूछा है, क्या थोड़ी आवाज़ आई, मैंने कैमरे को एडजस्ट किया, हाँ मोबाइल को। तो क्या है कि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या लिखा है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है, ठीक है। 4 किलोग्राम की वस्तु है, वो क्षैतिज दिशा में ओरिएंटल मतलब ऐसे बढ़ रही है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ये इसकी शुरुआती स्पीड है। इसकी गति जो है वो कितनी कर दें, 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, या कितना कार्य किया गया होगा। इसकी स्पीड अब बढ़ानी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड करनी है, तो उस पर कितना काम किया जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि जो वस्तु पर किया गया काम होता है वो गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है, वैसे मैंने भाई क्या बोली, जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। जो W है वो काइनेटिक एनर्जी में जो अंतर आ रहे हैं, मान लो फाइनल और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल लिख दो कि फाइनल में कितनी काइनेटिक एनर्जी है और शुरुआत में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों का अंतर कर लो तो वही वर्क डन होता है। जी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कही जाती है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इनकी हाफ mv² होता है, ठीक है, mv² होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कॉपी पे ही समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो भाई समझते हैं। कार्य ऊर्जा जो प्रमेय होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो कहती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो हमारा वर्क होगा वो किसके बराबर होता है, जो वर्क है वो होगा 1/2 हाफ mv² माइनस 1/2 हाफ mv² v2 क्या है, बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। v1 क्या है, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो 1/2 m ये कॉमन है ना, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन, 1/2 m कॉमन ले लिया हमने, इतना कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा v2 का स्क्वायर, और ये माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे बचेगा v1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 m का जो मान है हमारे क्वेश्चन में, वस्तु है 4 किलोग्राम की, कितने की है, 4 किलोग्राम की वस्तु है, तो 4 लिख दिया। और v2 बाद में कितनी स्पीड करना चाहते हैं, 10, शुरू में कितनी थी, 5, ठीक है। तो 2 से इसको काट दो तो 2 आ जाएगा, भाग लग जाएगा ना, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर ये 100 आ जाएगा, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बाहर निकल आएगा, 2j और 75 आ जाएगा, 100 में से 25 गया तो 75, और 75 का अगर 2 गुना कर दो, 2 से गुणा कर दो तो 150 आ जाएगा। और ये काम है तो जूल, काम का मात्रक, कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, तो 150 जूल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन देखो पहले ही सही है, 150 जूल, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं क्या, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या लिखा है कि एक लड़की, देखो बड़ा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, चैप्टर रक्त संबंध रहेगा, उससे लिया गया क्वेश्चन कि एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, लड़की की तस्वीर देखी और लड़की ने ही देखी जिसका नाम है शीशा ने देखा उस तस्वीर की ओर जो कि लड़की की तस्वीर है, और बोली
कि उसकी माँ, किसकी माँ? तस्वीर की माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है। जो तस्वीर लगी हुई है तो उसकी माँ, तस्वीर की माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है। ये बताओ, अगर मेरी नानी है और मेरी नानी की इकलौती बेटी, मेरी नानी की बेटी हमारी कौन हुई? दिमाग लगा के ज़रा बताओ कि हमारी जो नानी होती है और नानी की बेटी हमारी कौन होती है? अपनी, जैसे कि अपनी बात करो आप कि आपकी नानी है और नानी की आपकी बेटी, तो नानी की बेटी हम अब हमारी कौन हो जाएगी? आपकी कौन हो जाएगी? मम्मी हो जाएगी ना। और वो इकलौती भी हैं, कैसी हैं? इकलौती। वैसे मौसी भी हो सकती है ना। 2-3 अगर लड़की हो नानी की तो वो मौसी होंगी, लेकिन अगर इकलौती है तो फिर वो हमारी मम्मी हो जाएगी, है ना। तो वो जो शीशा है वो यही कह रही है कि जो तस्वीर में लड़की है उसकी मम्मी जो तस्वीर में लड़की है उसकी मम्मी कहा कि मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मेरी नानी की इकलौती बेटी है। मतलब कि शीशा की माँ है, जो तस्वीर वाली लड़की की माँ हुई, माँ है, बोल बता ही दिया, तो इसकी भी माँ होगी शीशा की, क्योंकि शीशा ने बोल दिया कि मेरी माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी, उसकी माँ, तस्वीर वाली लड़की की माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है, ठीक है। और उनकी केवल एक ही बेटी है, और नानी की सिर्फ एक ही बेटी है, और कोई बेटा भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? जो शीशा है वो तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित, ये बताओ हमें। शीशा ने कहा, तस्वीर बनी थी, कहा कि उसकी माँ, तस्वीर वाले की लड़की की माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है। मेरी नानी की इकलौती बेटी मतलब मेरी माँ हो गई, यानी तस्वीर की जो माँ वही मेरी माँ, जो तस्वीर की माँ और वही मेरी माँ। फिर ये बात ये भी कह दी गई कि नानी की सिर्फ एक ही बेटी है, केवल एक ही बेटी है। तो इसका मतलब कि वो जो लड़की है तस्वीर में ना, वो शीशा ही है, कोई और नहीं है कि नहीं। अगर और मान लो कि और नानी की और बेटी होती तो हो सकता है कि वो लड़की जो है दूसरी वाली बेटी की जो नानी की है उसकी लड़की हो, है ना, तो दोनों बहन बहन हो जाती। लेकिन यहाँ पे जब उनकी एक ही जो नानी है उसकी उसकी एक ही बेटी है, नानी की एक ही बेटी है, तो ये लड़की कोई अलग नहीं है, शीशा अपने बारे में बात कर रही है, यानी शीशा की ही तस्वीर है। थोड़ा दिमाग से अच्छे से पहले समझ में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा शांति में बैठना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तस्वीर की लड़की खुद शीशा है, ये वाला ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, थोड़ा साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस सार्वधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो भाई जी हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो किस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, इसी से किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र क्या बन गए थे? राष्ट्र बन गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ये सब चीज़ें हुई थी, पाकिस्तान का नेतृत्व वही कर रहे थे। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कल वाले वीडियो में, तो आप देख लेना। अब तो दर्पण है ऑप्शन, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। एक थैला है, उसमें लाल और नीले रंग की गेंदें, उनका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। मान लो कि अनुपात 2:3 है, तो चाहे गेंदों की संख्या कितनी बढ़ती रहे, अनुपात 2:3 का ही रहेगा। गेंदों की संख्या कैसे बढ़ सकती है? जैसे मान लो कि पहले ये 4 थी लाल और ये 6 थी, इनको काटो पीटो कितना आ जाएगा? 2-3 आ जाएगा, ठीक है। फिर मान लो कि ये 8 हो गई, ठीक है, और ये 12 हो गई, इनको भी काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, फिर अनुपात वही आ रहा है। संख्या बदल सकती है लेकिन अनुपात वही आएगा। तो वही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक थैला है, उसमें लाल और नीले रंग की गेंदें हैं, उनका अनुपात स्थिर है, अनुपात स्थिर रहेगा। अब क्या बोला, जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीलो गेंदों की संख्या कितनी थी? 36 थी। जब 44 लाल थी, रेड यहाँ लिख लो, जब 44 रेड थी तो नीली कितनी थी? ब्लू कितनी थी? ब्लू जो आपकी थी, ब्लू, ठीक है, ब्लू यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, ब्लू कितनी थी? 36 थी, ठीक है। इसे काट दो जरा,
एक ही नंबर से काटना, जिससे इसको काटो उससे इसे काटो, 4 से काटो तो 11 हो जाएगा, इसे 4 से काटो तो 9 आ जाएगा। अनुपात आपका आ गया शुरू वाला अनुपात 11:9। ठीक, अब आगे क्या पूछ रहा है? आगे कह रहा है यदि नीली गेंदों की संख्या अब की बार बता रहा 54 है। अब की बार कितनी है नीली गेंदों की संख्या? 54 है। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? अब लाल गेंदों की संख्या कितनी, यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या हमें बतानी है। तो थोड़ा ध्यान लगाना या दिमाग लगाना कि अनुपात फिक्स है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर हैं इनसे भी जो अनुपात बनेगा वो अनुपात हमारा 11:9 ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे किस नंबर से काट दें कि 9 हो जाए? बताओ किस नंबर से काट दें 54 को? ठीक है, किससे काट दें कि 9 आ जाए? 6 से काट दो। किससे काट दो? 6 से काट दो इसको, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे 11, मतलब यहाँ पे 11 आना चाहिए, तो 11 9 की मल्टीप्लाई 11 99 नहीं 6। भाई किससे काटा था हमने इसको 9 आने के लिए? हाँ 6 से काटा था। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर किससे करो? 6 से। 11 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 66। एक बार फिर से समझाऊं? फिर से समझाते हैं पूरा क्वेश्चन। ऐसा है कि रेड है और ब्लू गेंद है, वाल है। शुरू में ये थी 44 तो लाल थी, और ये थी 36। इनका अनुपात स्थिर रहता है, अनुपात वही रहेगा, गेंदों की संख्या बदल सकती है। अब आप कहोगे सर ऐसा होता है क्या? हमने अभी बताया था ऐसा होता है यार, कि अनुपात वही रहे लेकिन गेंदों की संख्या बदलती रहती है, लेकिन अनुपात वही रहता है। अभी मैंने शुरू में नहीं एग्जाम्पल दिया था। तो इसको अगर हम अनुपात बनाए तो काट दो, ये सेम नंबर से काट दो। जैसे 11 4 से काट दो, 4 से काटो 11 आएगा, इसे 4 से काटो 9 आएगा। अनुपात कितना आ गया? 11:9 आ गया। अब बाद में इन्होंने क्या किया? बाद में ये किया कि इसकी संख्या दे दी है, इसकी 54 दे दी है ब्लू वाले की, लाल वाले की दी नहीं है। तो अब हमें ये बताना कि लाल वाले की कितनी संख्या होगी। तो यार अनुपात तो वही होगा, काटो पीटो तो फिर से अनुपात 9 अनुपात, इधर से देखें, इधर से 9 और 11 आना चाहिए। तो इसे किससे काटें कि 9 आ जाए? तो इसे 6 से काट दो तो 9 आ जाएगा। किससे काटा? 6 से। तो 6 से जब हमने इसे काटा तो 9 आया, तो वो 6 आया, तो इधर जो है 11 से 11 रहना चाहिए, है ना? 11 अनुपात होगा इधर, तो नंबर चाहिए, तो 11 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 चंग 66, तो ये नंबर आ जाएगी आपकी 66। यानी कि आंसर आपका 66 वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? नहीं समझ में आई तो फिर एक बार कमेंट करें, हम समझा देंगे बोर्ड पे इसको। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन आगे हो गया। कौन सा सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर? ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 15 देखेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देख रहे हो आप लोग जो है इन्हें शांति से करो ना, मन से करो, तो यार कोई कठिन नहीं है। मैं बताऊँ यहाँ पे हाथ ना चलाऊँ, ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ इतना। वैसे हम लोग क्या है, जब क्वेश्चन बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो हमें अब जैसे ये क्वेश्चन है पिछला वाला था, हमें हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम दिमाग में इसको कर देंगे। तो आप भी करने लगोगे, आप जो पुराने हो तो कर भी लेते होगे, है ना? और जो नए लोग हैं उन्हें लगता होगा कि सर इतना इतना लंबा लिख रहे हैं। हम लंबा समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी हमारे दिमाग में ही पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। समझ आ रही बात? देखो लिखा कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, उसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई की 1/3, ऊंचाई की 1/3, जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की 1/3। 1/3 का मतलब 1 ऊपर और नीचे 3, तो 3 लिख दिया हमने नीचे, यानी कि h/3 हो जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे ऊंचाई की वैल्यू निकालें तो 3 इधर आ जाएगा, यानी h = 3r आ जाएगा। भाई अगर त्रिज्या 1/3 है तो ऊंचाई 3 गुनी, त्रिज्या अगर 1/3 है, दिमाग लगाया करो चीज़ों में, कि त्रिज्या अगर 1/3 है तो ऊंचाई कितनी होगी? त्रिज्या से 3 गुनी होगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है कि एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब आधा गोला, के आयतन के बराबर है। इसका जो आयतन है लंबवृत्तीय शंकु का, और इस किसके बराबर है? और जो हमारा गोलार्ध है उसके आयतन के बराबर है। तो आगे क्या पूछा? शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताओ। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और किसकी त्रिज्या? गोलार्ध की त्रिज्या। पहले शंकु की त्रिज्या फिर गोलार्ध की त्रिज्या। ठीक है, दोनों के आयतन बराबर हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको लगा के दिखा देते हैं।
देखो इसी स्क्रीन पे भी हम कर सकते हैं। जो हमारा शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r²h, और उसका हो जाए आधा गोला है ना, आधे गोले की वजह से उसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 और πr³ अगर पूरा गोला आता तो 4/3 होता, ठीक है। लेकिन इसकी आर हमें कुछ अलग लिखनी है। इसकी आर अब हम कैपिटल आर लिख दें। क्या लिख दें? कैपिटल आर लिख दें, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर तो यहाँ लिख चुके हैं हम लोग, तो वहाँ पे दोनों के आर अलग अलग होंगे। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो r² है और h की जगह पे हमने बताया था कि 3r लिख सकते हैं। जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की 3 गुनी हो जाएगी, और इधर r³ है, 2 भी बचा है इधर, 2r³, ठीक है। r³ यहाँ पर भी ये 3 और ये r², ये r1 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3r³ और इधर 2r³, ठीक है, 2r³। ठीक, अब 3 को उधर नहीं, किसकी शंकु की त्रिज्या ऊपर रखनी है और जो गोलार्ध है उसकी त्रिज्या को नीचे रखना है। तो देखो यहीं से दिमाग लगा लो आप, इसकी त्रिज्या को ऊपर रखना है और इसकी त्रिज्या को नीचे रखना है, यानी कि स्मॉल r अपन कैपिटल R। ठीक, दोनों पर क्यूब लगा तो इधर से इधर 2 रह जाएगा भाई, इसको इधर ले आओगे इसके नीचे आ जाएगा, 2 उधर बैठा रहेगा, इधर 3 को भेज देना। ठीक है, दोनों पे क्यूब लगा, इधर से जब दोनों का इकट्ठा क्यूब लगा सकते हो, क्यूब इधर सटेगा तो उधर क्यूब रूट लग जाएगा, यानी 2 पर क्यूब रूट और 3 पर क्यूब रूट, ये वाला। किसका अनुपात पूछा था? शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात। शंकु की त्रिज्या ये है तो ये आएगा, तो 2/3 वाला तो ऑप्शन है भी नहीं फिर हमारे पास, 3/2 है। कहीं पे कोई गलती हो रही है? चलो फिर से हम लोग कॉपी पे करते हैं इसको। वैसे तो 1 मिनट रुक जाओ आप, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो आंसर में बता रहे हैं, डी वाला सही ऑप्शन है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही है। और हमारा आ रहा था, इतना आ रहा था हमारा स्मॉल r³ अपान में कैपिटल R³, इधर आ रहा था 2/3। तो मैंने कहा कि यहाँ से ये स्मॉल r है, फिर से इसको सही कर दें क्या? ये है आपका स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r³ अपान में कैपिटल R³। तो क्यूब यहाँ से जब भी हटाते हो तो r/r आ जाएगा, और इधर फिर दोनों पर क्यूब रूट लगेगा। क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 लिख देते हैं, और इस पर भी क्यूब रूट, इकट्ठा भी क्यूब रूट लगा सकते हो, पर ऑप्शन में अलग अलग लगाया तो हमने भी अलग अलग लगाया। तो दोनों रूल है यहाँ पर, इकट्ठा भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो। पर ऑप्शन दे रहे हैं आपका डी वाला। कौन सा दे रहे हैं? डी वाला, यानी कि 4 आ रहा है यहाँ पे। कितना है? 4। और 4 कब आएगा? जो हमने फार्मूला लगाया था 2/3 करके, तो 2/3 ना लगा करके वहाँ पे जो फार्मूला लगे वो क्या लगे? 4/3 पाई r³। तो यहाँ पर फार्मूले में या हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये गोलार्ध बोल रहा है, तो गोलार्ध की वजह से हमने आधा गोला समझा है, लेकिन ये लोग लगा रहे पूरे गोले का फार्मूला। पूरे गोले का फार्मूला, पूरे गोला का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, 4/3 पाई r³ होता है। तो ये पूरे गोले के हिसाब से फार्मूला लगा रहे हैं। तो आप लोग हमें बताना कि क्या वास्तव में पूरे गोले का फार्मूला लगेगा, 4/3 पाई r³ लगेगा या 2/3 पाई r³ लगेगा? ठीक है, तो ये चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। तो हमने 15 क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में, और हम देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट जरूर करना, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को, ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन फिर 25 कराने को था, लेकिन मैं जो है एक बार देख लूँ कि कितना आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लग रहा है हमारे पढ़ाने का तरीका। तो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप लोग भाई हम मेहनत करते चले जाएं, आप लोग देखो भी ना तो फिर यार क्या उस काम की मेहनत। हमारे पास भी तो टाइम बड़ा लिमिटेड रहता है, हम तो आपके लिए टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो होली मनाइए और हम लोग मिलेंगे। अगर आपका कमेंट रहा तो हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक।
तो तब तक के लिए होली मनाइए और खुश रहिए। बाय बाय।